नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और एनसीईआरटी की इस सीरीज में आज हम लोग अपने क्लास 6 की साइंस की जो न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है, याद रखिएगा, ये न्यू एनसीईआरटी का ये वीडियो है। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2 है ये, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपके पास किताब होगी तो आपको पता होगा, अगर आप क्लास 6 में है तो। और जिनके पास नहीं है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं और आपके पास नहीं है, तो याद रखिए चैप्टर 2 है ये न्यू एनसीईआरटी का, और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इसका नाम है। ठीक, क्लास 6 का ये चैप्टर है। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टास्क है ये समझना कि डाइवर्सिटी होती क्या है। सो डाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, क्या है डाइवर्सिटी? जितनी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, उस टर्म को, उसको, उन सब को एक साथ मिला के हम बोलते हैं कि ये यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है। समझ आया? समझ में आया? तो डाइवर्सिटी का इसका मतलब सीधा समझिए कि डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। ठीक है, जितनी भी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स एक जगह पर पाए जाएंगे उनको हम बोलेंगे डाइवर्सिटी, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट तरह के प्लांट्स होंगे, वो कई तरह के एनिमल्स होंगे, कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पास अलग अलग शेप होगा, अलग अलग साइज होगा, उनके स्ट्रक्चर अलग होंगे, कैसे वो रहते हैं, क्या वो खाते हैं, सब कुछ अलग होता है एक दूसरे से। ठीक है, पर मेन चीज ये है कि हर मेंबर, इस बायोडायवर्सिटी का हर एक मेंबर जो है, किसी भी रीजन का, जिस रीजन का वो बायोडायवर्सिटी है, हर मेंबर एक डिफरेंट रोल प्ले करता है। कहने का अर्थ ये है कि नेचर ने अगर किसी को बनाया है, प्रकृति ने अगर किसी को बनाया है, तो वो किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं है ना? सबका कुछ ना कुछ काम फिक्स है, और ये हमको जरूरत होती है समझने की, इंसान में भी। ठीक है, अगर आपको कभी लगे कि आपसे कोई आगे है या आपसे कोई पीछे है, तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी इस दुनिया में वेस्ट नहीं है। हर किसी का रोल इस दुनिया में फिक्स होता है। सब एक इम्पॉर्टेंट, एक डिफरेंट रोल के साथ इस दुनिया में आते हैं, हर किसी का एक रोल होता है, वो निभाते हैं और चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज जो हैं वो फूड देते हैं और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं कई सारे पक्षियों को और जानवरों को। बदले में जानवर और पक्षी उनके बीजों को, और जब फ्रूट्स वो खा लेते हैं तो उनके बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे वहां भी पेड़ पौधे जो हैं वो आते हैं। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में पौधे हेल्प कर, एनिमल्स हेल्प कर रहे हैं पौधों की, और पौधों को खा एनिमल्स को खाना कौन दे रहा है? पौधे पहुंचा रहे हैं। ठीक है, समझ आया? तो हर किसी का एक डिफरेंट रोल है, हर कोई अपना रोल निभा रहा है। हमारा भी एक रोल है। ठीक है, हमको आपको पढ़ाना है और आपका रोल है कि आपको पढ़ना है। ठीक, तो मन लगा के पढ़ते रहिए। डाइवर्सिटी समझ में आया? किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में जितने तरह के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम, जितनी वैरायटी होती है उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और जिंदा चीजों की वैरायटी है तो बायोडाइवर्सिटी नाम दे दिया जाता है। आया समझ में? चलिए, अब हम जरा देखेंगे कि प्लांट्स को हम कितने तरीकों से ग्रुप कर सकते हैं, या उनमें वैरायटी कैसे कैसे होती है। तो अगर प्लांट्स में वैरायटी की बात करेंगे तो पहली जो वैरायटी आती है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, या फिर उनकी हाइट के हिसाब से। समझ आया? अच्छा, सबसे पहले कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, उनके पास हार्ड, थिक, ब्राउन और वुडी, ठीक है, उनकी पेड़ के तने जो होते हैं, स्टेम्स जो होती हैं, वो बहुत मोटी होती हैं। ठीक है, और बहुत बड़े होते हैं। उनके ब्रांचेस जो होते हैं वो ज़्यादातर ऊंचाई पर जाके निकलना शुरू होते हैं। ठीक है, ग्राउंड के पास नहीं होते, ग्राउंड से दूर होते हैं, और इनको हम बोलते हैं ट्रीज। तो पहली वैरायटी जो मिली वो मिली ट्रीज। ठीक है, पहली वैरायटी क्या मिली? ट्रीज। ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंगो ट्री दिया है। अगली जो वैरायटी आती है, कुछ जो पौधे होते हैं, कुछ जो प्लांट्स होते हैं, वो ट्रीज जितने लंबे नहीं होते। ठीक है, इनके पास ब्राउन वुडी स्टेम्स तो होते हैं, पर जो इनकी ब्रांचिंग होती है, जो इनमें ब्रांचेस निकलती है, जो शाखाएं निकलती हैं, वो जमीन के बहुत पास से निकलनी शुरू हो जाती हैं। इनके स्टेम्स हार्ड तो होते हैं, पर इतने हार्ड नहीं होते जैसे कि
ट्रीज के हार्ड होते हैं, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं श्रब्स। तो दूसरी वैरायटी अगर हम देखोगे तो वो निकलेगी श्रब्स की, ठीक है। दूसरी वैरायटी क्या निकलेगी? श्रब्स की। तो ये रहा श्रब्स, एग्जाम्पल दिख रहा है रोज। तीसरी जो वैरायटी आती है उसमें आती है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल होते हैं, ठीक है, उनकी सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम्स होती हैं, है ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्ब्स। तो तीसरी जो वैरायटी होती है वो होती है हर्ब्स, ठीक। तो तीन तरह के पौधे हमको स्टेम्स के, ठीक है, स्टेम या हाइट के हिसाब से अगर कहें तो हाइट के हिसाब से लेते हैं, तो हाइट के हिसाब से हमको तीन तरह के पौधे मिलते हैं। जो सबसे बड़े होंगे उनको हम ट्रीज बोलेंगे, जो उससे छोटे होंगे उनको हम श्रब्स बोलेंगे, और जो एकदम छोटे होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। समझ आया? तो हाइट के हिसाब से हमने इनको ऐसे बांटा। स्टेम के हिसाब से जरा बांट लेते हैं। ऐसे कुछ पौधे होते हैं जिनकी स्टेम बहुत कमजोर होती है, उनको कहीं भी जाने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स, ठीक है, क्लाइंबर्स बोलते हैं। कुछ पौधे आपने देखे होंगे सब्जियों के, जो घर की दीवारों पर चढ़े होते हैं, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, ठीक है, पीपा प्लांट, ये सब क्या करते हैं, दीवारों में जकड़ जकड़ के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। तो ऊपर चढ़ने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्रीप करते हैं अलॉन्ग द ग्राउंड, उनको हम बोलते हैं क्रीपर्स, यानी कि जमीन पे घसीट के चलने वाले पौधे जो होते हैं। पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ककम्बर हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारा के सब्जियां जो होती हैं वो जमीन पे घिस के चलती हैं, उनके पौधे जमीन पे ही अपने जाल जैसा स्ट्रक्चर ऐसे फैला लेते हैं, ठीक है। समझ आया? तो दो तरीके के हम स्टेम्स के हिसाब से, अगर स्टेम मजबूत है कि कमजोर है, अगर कमजोर स्टेम्स हैं तो उनको हम क्लाइंबर्स बोलेंगे, और ऊपर चढ़ते हैं तो, और जब अगर मजबूत है स्टेम्स और जमीन पे चल सकते हैं तो उनको हम बोलेंगे क्रीपर्स, ठीक है। समझ आया? ठीक है। तो वेनेशन तीसरा, अगर हम ग्रुपिंग की बात करें तो वेनेशन के हिसाब से, अच्छा वेनेशन क्या होता है? सबसे पहले समझिए कि अगर आपने ये पत्ती देख रहे हैं, ठीक है, इस पत्ती में आपने कोई भी अगर पत्ती देखी हो तो उसमें ऐसे नेट जैसे लिखे होते हैं ना, ऐसे बीच में एक लाइन होती है, उसके चारों तरफ ऐसे लाइनें टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइनें होती है ना, इनको हम बोलते हैं वेन्स, ठीक है। किसी भी पौधे की पत्तियों पर जो लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं वेन्स, ठीक। और इन वेन्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इन वेन्स का पैटर्न कैसा होगा, वे दिखने में कैसी होगी, इन पैटर्न को बोलते हैं हम वेनेशन, ठीक है। इन पैटर्न्स को हम बोलते हैं वेनेशन। अब वेनेशन दो तरीके के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? नेट लाइक पैटर्न अगर आपको पौधों में देखने को मिल रहा है, जैसा कि इसमें दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, जालियां जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन में क्या होता है? पैरेलल वेनेशन में ये देखो लाइनें दिख रही है, खींची खींची एक दूसरे के, देख रहे हो, कट नहीं कर रही एक दूसरे को, जैसे घास में आप लाइनें देखते हैं। तो अगर ऐसा नेट लाइक कुछ ऐसे उलझा उलझा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। और अगर आपको ऐसी लाइनें दिख रही हैं सीधी सीधी तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है, बनाना के प्लांट्स और कुछ ग्रासेस में ऐसी पैरेलल वेनेशन पाई जाती हैं, ठीक है। हेबिस्कस के प्लांट्स में और भी कई तरीके के प्लांट्स हैं जिनके अंदर अगर आप देखेंगे तो उनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है। आपका एक होमवर्क है, ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। कमेंट में आपको बताना है कि और कितने तरह कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, और कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। कुछ दो चार एग्जांपल आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के एग्जांपल भी अगर हो सके तो आप इसमें डालिएगा, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। अब हम रूट्स के हिसाब से बांटेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ध्यान से देखिए। हमने डाइवर्सिटी पढ़ा, फिर स्टेम और हाइट के हिसाब से प्लांट्स को ग्रुप किया, फिर वेनेशन के हिसाब से, और अब हम करेंगे रूट्स के हिसाब से। तो रूट्स के हिसाब से प्लांट्स दो तरीके के हो सकते हैं, कुछ के पास टैप रूट होता है और कुछ के पास फाइब्रस रूट्स होते हैं। अच्छा, टैप रूट क्या होता है जरा समझिए। टैप रूट में एक सीधी लाइन होगी, ठीक है, और उसमें से बगल बगल में ऐसे ब्रांचेस निकली होंगी, ठीक है। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं जिनमें ऐसे होते हैं, एक मेन रूट होगा और बाकी उसके आसपास पौधे होंगे, ठीक है, और भी जड़ें होंगी, ठीक। तो इस तरह में जैसा एक इमेज में दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टैप रूट। फाइब्रस रूट में क्या होगा? फाइब्रस रूट में सिमिलर साइज के, लगभग सिमिलर साइज की पतली पतली बहुत बहुत सारी ऐसे धारियां होंगी, ठीक है, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे कई सारी धारियां होंगी, इनको हम बोलते हैं बच्चे फाइब्रस रूट। तो फाइबर्स जैसी ऐसे ऐसे धारियां होंगी जिनमें एक साथ सारी एक साइड की, सारी एक साइज की, उनको हम बोलेंगे फाइब्रस रूट। और जिनमें एक मेन ब्रांच जैसे नीचे की तरफ गई होगी, है ना, और उसके अगल बगल में ऐसे निकले होंगे और सारी ब्रांचेस, उनको हम बोलेंगे टैप रूट। समझ आया? फिर हमने डिवाइड किया सीड्स के हिसाब से। तो सीड्स के हिसाब से सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कॉटिलेडन क्या होता है। कॉटिलेडन वो पहला पार्ट होता है सीड का जो अपीयर होता है अबव द ग्राउंड जब वो ग्रो करना शुरू करता है। तो जब भी सीड ग्रो करना शुरू करेगा तो उसमें जो सबसे पहला हिस्सा होगा जो ग्राउंड के ऊपर आता है उसको हम बोलते हैं कॉटिलेडन। ठीक है। अब कॉटिलेडन दो तरीके के होते हैं, मोनोकॉटिलेडन, डाइकॉटिलेडन। पौधों को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, कुछ के पास मोनोकॉटिलेडन होते हैं, कुछ के पास कुछ डाइकॉटिलेडन होते हैं। मोनोकॉटिलेडन को हम मोनोकॉट्स भी बोलते हैं और डाइकॉटिलेडन को हम डाइकॉट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक। तो जिनमें ऐसे एक जैसा लगेगा वो मोनोकॉट होंगे, जिनमें दो टुकड़े हो जाएंगे उनको हम डाइकॉट कहते हैं। सर ठीक है, एग्जाम्पल आप देखेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पौधों में क्या फर्क होता है। समझ आया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जितने भी डाइकॉट जनरली ये पाया गया है कि जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं उनके पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है और टैप रूट सिस्टम होता है। समझिए ध्यान से बात। जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनके पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है और टैप रूट सिस्टम होता है। और जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनके पास पैरेलल वेनेशन होता है और फाइब्रस रूट होता है। समझ आया? डाइकॉट प्लांट मतलब रेटिकुलेट वेनेशन और फाइबर टैप रूट, और मोनोकॉट प्लांट मतलब पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट। ठीक, तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। जनरली ये पैटर्न देखने को मिला है। यहां तक समझ में आया है? तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं प्लांट्स के बाद इतने तरीकों से हमने प्लांट्स को ग्रुपिंग की है ना। अब जरा देखते हैं एनिमल्स को। तो अलग अलग एनिमल्स हमारे पास, अलग अलग तरीके के एनिमल्स हमारे पास हैं और जिनके पास मूवमेंट के लिए अलग अलग साधन है ना। कुछ उड़ते हैं, कुछ रन करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, है ना, कुछ चलते हैं, कुछ जंप करके चलते हैं और कई तरीकों से मूवमेंट उनका होता है। इनके पास अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, है ना। जैसे किसी के पास विंग्स होते हैं, किसी के पास लेग्स होते हैं, और भी कई सारे बॉडी के हिस्सों का यूज करके ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। एडिशनली कुछ एनिमल्स अब एक दूसरे से इस तरह किस बेसिस पे अलग होते हैं, तो शेप उनका अलग होगा, साइज अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, और भी कई सारे फीचर्स हैं। केवल मूवमेंट नहीं और चलने के तरीके में नहीं, ये सारे चीजों के साथ साथ कई और भी तरीके हैं जिनमें जिनके हिसाब से एक एनिमल दूसरे एनिमल से अलग होता है। समझ आया? अब हमको जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि बायोडाइवर्सिटी जो होता है किसी भी रीजन का, वो रीजन टू रीजन चेंज होता है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जगह बदलती है ना तो आपका कंडीशन बदलता है, क्लाइमेटिक कंडीशन बदलता है, आपकी ज्योग्राफी बदलती है। ठीक है, तो आपके क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग जगह की बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग फर्क आता है। आप पौधों की ही कई वेराइटीज देखेंगे, कुछ वेराइटीज हमारे यहाँ के आम अलग होंगे, कहीं और के आम अलग होंगे, है ना। ऐसे ही हमारी गाय भैंसें जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, जितनी भी जानवर हैं, अलग अलग तरह के जानवर आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेंगे। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो रीजन टू रीजन बदलती है, किसकी वजह से? डाइवर्स कंडीशन की वजह से। जो क्लाइमेटिक कंडीशन उनको अलग अलग मिलता है वो उस हिसाब से वहाँ पे रहना सीख जाते हैं। समझ आया? जैसे, अच्छा इससे पहले हम एक साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। इनका नाम है जानकी अम्मल। ठीक है, 1897 में इनकी जन्म हुआ और 1984 में इनकी मृत्यु हुई। एक इंडियन बॉटनिस्ट हैं, है ना, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इन्वायरमेंटल वर्क्स को डेडिकेट कर दी और इन्होंने बहुत सारे इंडिया के रिच जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने में हेल्प की। साइलेंट वैली जो मूवमेंट हुआ उसमें, ठीक है, सेव साइलेंट वैली जो मूवमेंट हुआ उसमें इनका बहुत ज़्यादा रोल था, बहुत अहम रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, अगर आपको साइलेंट वैली मूवमेंट आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो 1973 में, ठीक है,
1973 में। ठीक। केरला में, अगर आपको मैं बता दूं सीधे सीधे मैं समझाऊं, तो ये इंडिया का मैप है ऐसा कुछ। ठीक है। तो इंडिया के इस वाले हिस्से में, है ना, इस वाले हिस्से में जो वेस्टर्न घाट्स है हमारा, तो वेस्टर्न घाट्स में यहाँ केरला आसपास पड़ता है यहाँ पे। ठीक है। तो इस पे केरला पड़ता है। केरला में एक जगह है जिस, पलक्कड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो पलक्कड जो डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहां पे होता ये है कि वहां पे मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर आपको मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए कम से कम 200 सेंटीमीटर का आपको एवरेज जो बारिश है वो चाहिए होती है, और कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस का एवरेज जो तापमान है वो आपको चाहिए होता है। तो 200 सेंटीमीटर की बारिश और 22 डिग्री से ज़्यादा का तापमान, तो ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल एक जगह है जहाँ पे ये कंडीशन पाई जाती है, क्योंकि इक्वेटर के बहुत पास होता है ये जगह, है ना। इक्वेटर के बहुत पास होने की वजह से यहाँ पे ये कंडीशन पाई जाती है, जिसकी वजह से मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना। अगर इनकी बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो मोहागनी, जैक फ्रूट, ये सब चीज़ें यहाँ पे, इन सब चीज़ों के पौधे आपको मिल जाएंगे, बोनी के पौधे यहाँ पे मिल जाएंगे। और एक जो सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ मिलती है, जो बढ़िया डाइवर्सिटी है, सबसे जो खास चीज़ है इस रीजन की, वो ये है कि यहाँ पे आपको लायन टेल्ड लायन टेल्ड मकाक मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है। लायन टेल्ड मकॉक यहाँ पे मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रेयर स्पीसीज है। ठीक है। एक रेयर स्पीसी है और वो यहाँ पे मिलती है। तो ये पूरी की पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है साइलेंट वैली की, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए तो ये मूवमेंट हुआ। अब हुआ क्यों? तो पलक्कड डिस्ट्रिक्ट में 1973 में जो यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बोला कि इस पलक्कड डिस्ट्रिक्ट में हम ऐसा करेंगे कि 240 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यानी कि एक डैम, ठीक है, एक डैम ये बनाना चाहते थे, है ना, 240 मेगावाट का। कौन सी नदी पर? तो कुंथी पूजा एक रिवर है यहाँ पे, उसके ऊपर ये डैम बनाना चाहते थे। 1973 की ये कहानी है। तब से ये शुरू हुआ, है ना, और 10 सालों तक चला। 1983 में 1983 में तब भारत की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने 1973 में ये प्लान को हटा दिया, और 1984 या 1985, डेट थोड़ा देख लीजिएगा, 1984 और 85 के आसपास, ठीक है, 1984 में शायद हटाया था, 1985 में ये इसको एक नेशनल पार्क घोषित कर देती हैं। ठीक है। तो अभी भी अगर आपको जाएंगे तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको केरला में देखने को मिलेगा। तो इस साइलेंट वैली की जो जगह है, इसको बचाने के लिए ये साइलेंट वैली मूवमेंट चलाया गया, और इसमें जानकी अम्मल का बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। समझ आया? यहाँ तक समझ में आया? चलो, ये स्टोरी अगर आपको समझ में आ गई, मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट हम अभी ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे जब एनसीईआरटी शुरू करेंगे ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं और क्यों बचाने की कोशिश की जा रही थी इनको। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि डाइवर्सिटी जो है अलग अलग चेंज क्यों होती है। ये दो एनिमल्स देखिए, ये कैमल है जो डिजर्ट में पाया जाता है राजस्थान के, और ये कैमल है जो कि कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में रहते हैं। फर्क समझ में आ रहा है आपको? आइए समझाते हैं। तो जो डेजर्ट होते हैं ना, वहाँ पे पानी बहुत कम होता है, वेरी लिटिल वाटर। अ हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, और आपको पता है कि जो रेत होती है ना, जितने भी रेगिस्तान होते हैं, दिन में जितने गर्म रहते हैं रात में उतने ही ठंडे हो जाते हैं। ठीक है। देयरफॉर यू विल फाइंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस एरियाज दैट टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ द कंडीशन। तो जितने भी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जितने भी तरह के जानवर और जितने भी तरह के पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं, दोनों के पास ये क्षमता होती है कि वो टॉलरेट कर सकते हैं दोनों कंडीशन में, बहुत ज़्यादा हीट भी और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी, दोनों ही कंडीशन में ये अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है। जो पौधे होते हैं उनके पास फ्लैशी स्टेम्स होते हैं, जिनकी वजह से ये करते क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से ये गर्मी बर्दाश्त कर पाते हैं और जल्दी से सूखते नहीं हैं पौधे। उसी तरीके से अगर माउंटेन्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन होता है, फ्रिक्वेंट स्नोफॉल देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अगर आपको यहाँ पे इन कंडीशंस में रहना है, तो अगर सरवाइव करना है इस कंडीशन में, तो कुछ
ट्रीज के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो स्नो को स्लाइड ऑफ कर देते हैं, यानी कि पत्तियां इतनी नुकीली और ऐसी होती हैं पतली पतली कि उनके ऊपर से बर्फ गिरते ही और फिसल के नीचे गिर जाते हैं। कोनिकल शेप होता है ना, ऐसे नुकीले नुकीले तरीकों के तलवार जैसे, है ना। स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, ऐसे लटकी हुई ब्रांचेस होती हैं देवदार के जो वृक्ष होते हैं उनके। और वो इनमें ये क्षमता देते हैं कि वो जो फॉरेस्ट जो लगभग जो फ्रॉस्ट जो आइस जो बर्फबारी जो होती है इनके ऊपर, उसको हटा सकें। ठीक है, क्योंकि अगर बर्फ जम जाएगी ना तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा बराबर। ठीक है, तो खाना कहाँ से मिलेगा। तो बर्फ को हटाने के लिए वो इस कंडीशन में ढल जाते हैं। ऐसे पौधों में पत्ते ही ऐसे उगते हैं कि वो बर्फ को आसानी से हटा सकते हैं। जो कैमल होता है हॉट डेजर्ट का, उसके जो पैर होते हैं अगर आप ध्यान से देखें इसमें, तो इसके पैर बहुत लंबे लंबे हैं, है ना। और वाइड हूव्स होते हैं। ठीक है, इनके जो पास के पास जो पंजे होते हैं ना, ये पंजे बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, जिनकी वजह से ये रेत में बहुत आसानी से चल सकते हैं। ठीक है, बिना हुआ अगर आप रेत में कभी चलें तो आपके पाँव धंसते हैं। ऊंट को इसीलिए इसके पंजे इतने चौड़े बने हुए हैं, ताकि ये बिना डूबे बिना पैर धंसे हुए रेगिस्तान में आराम से चल सके। उसी तरीके अगर आप बात करेंगे माउंटेन में पाए जाने वाले कोल्ड रीजन में पाए जाने वाले कैमल की, तो उनकी हाइट और लेग्स जो होते हैं वो कंपेरेटिवली शॉर्ट होते हैं उस कैमल से जो कि डेजर्ट में पाया जाता है। जरा आप ध्यान से दिखेंगे तो नोटिस कर पाएंगे इसको, और बड़े आराम से। ठीक है, और शॉर्ट लेग क्या करते हैं कि उनको मदद करते हैं माउंटेनियस रीजन में जो उसका टेरेन होता है, जो हार्ड टेरेन होता है उसमें चलने के लिए। समझ आया। इसके अलावा दो हम्स होते हैं। ठीक है, डेजर्ट में फूड जल्दी नहीं मिलता है तो कैमल्स के पास जो भी खाना होता है वो उनके हम्स जो कुबड़ होता है ये जो है इसमें स्टोर होता है। ऐसे ही अगर आप माउंटेन वाला देखेंगे तो इसके पास दो दो हैं। ठीक है, डेजर्ट वाले के पास एक है, जबकि कैमल्स जो कि कोल्ड डेजर्ट में पाए जाते हैं उनके पास दो हम्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों हम्स अगर आप देखेंगे तो ठंडियों के टाइम में ये दोनों हम्स और सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों जो ठंडियाँ होती हैं उनमें जो खाना होता है वो जल्दी से मिलता नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसानी से खाना अवेलेबल नहीं होता। तो जो खाना उन्होंने अपने दोनों हम्स में, दोनों जो कुबड़ों में भर के रखा है, वो उसी खाने का यूज करते हैं ठंडियों में। ठीक है, मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर एंड फ्रॉम हेड टू नेक, है ना, जो उनको हेल्प करता है इतने कोल्ड विंटर में जो लद्दाख में सरवाइव करने के लिए। जरा बाल देखिए। ठीक है, तो इनमें ये देखिए बाल, है ना, ये बाल अलग अलग जगहों पर इनके बाल बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये लद्दाख के इतनी सर्दी वाली जगह पर सरवाइव करने में कैपेबल होते हैं। कैमल्स जो होते हैं वो बहुत कम एक्सक्रीजन होता है उनका, है ना, यूरिन बहुत कम निकलता है उनके शरीर से, क्योंकि और उनके जो डंग होते हैं, गोबर जो होता है उनका बहुत सूखा होता है, और बहुत ज़्यादा ये स्वेट नहीं करते, पसीने बहुत ज़्यादा नहीं निकलते इनके। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा अगर करेंगे, बहुत ज़्यादा पसीने बहुत ज़्यादा यूरिन अगर उनके निकलेगी तो उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो वेस्ट बिना मतलब के निकल जाएगा। ठीक है, और अगर उनको बिना पानी के कई दिनों तक रेगिस्तान में सरवाइव करना है तो ये चीजें उनके पास होनी चाहिए, और नेचर उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। जिसकी वजह से अभी अब देखा है दोनों कैमल ही, पर जैसे जैसे रीजन बदला, एक ठंडा और एक गर्म, दोनों के फीचर्स कितने अलग हैं। समझ आया। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो डाइवर्सिटी है वो रीजन टू रीजन बदलती है। ठीक है, यहाँ पढ़ा ना, तो वो इसी वजह से। एक और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये है रोडोडेंड्रॉन्स। ठीक है, तो ये रोडोडेंड्रॉन्स का पौधा है। शोला फॉरेस्ट जो नीलगिरीज में है वहां पे मिलता है ये। रोडोडेंड्रॉन्स जो है वो बहुत शॉर्ट हाइट के होते हैं, और पत्तियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। बहुत ज़्यादा तेज हवाओं और माउंटेन के ऊपर रहने की वजह से इनको ये फीचर मिलता है कि ये पौधे इनके छोटे होंगे ताकि जड़ से उखड़ ना जाए। हावेवर सिक्किम के अंदर जो रोडोडेंड्रॉन्स होते हैं वो माउंटेन्स के बीच में बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, सो इवन प्लांट्स सच एज रोडोडेंड्रॉन्स, उनके पास भी अलग अलग जगह की वजह से उनके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स अलग हो जाते हैं दोनों रोडोडेंड्रॉन्स के पौधे ही, पर नीलगिरीज में पाए जाने वाले रोडोडेंड्रॉन्स छोटे होंगे और उनकी पत्तियां छोटी होंगी, जबकि सिक्किम में पाए जाने वाले रोडोडेंड्रॉन्स उनके मुकाबले बड़े होंगे। ठीक है, तो आपने देखा दो एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि अलग अलग रीजन टू रीजन चेंज होने से, रीजन चेंज होने से, क्लाइमेट चेंज होने से
बायोडाइवर्सिटी भी चेंज होती है। अच्छा, हर पर्टिकुलर रीजन का जो प्लांट है, चाहे एनिमल्स ले लो, तो हर पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जो उनको उस रीजन में जीने के लिए जीने का हुनर सिखाती हैं। ठीक है। प्लांट्स जो डेजर्ट में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो पाए जाने वाले पौधे हैं उनका अलग कुछ फीचर होगा, और जो पौधे और जो एनिमल्स कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं उनका कुछ अलग फीचर होगा। ऐसे स्पेशल फीचर्स, ऐसे स्पेशल जो ये अलग अलग जो फीचर इनके अंदर मिल रहे हैं हमको, जो अलग अलग विशेषताएं, जो क्वालिटीज इनके अंदर अलग अलग मिल रही हैं हमको, इन फीचर्स को हमको इस फीचर से जो जिंदा रहते हैं उनको हम बोलते हैं एडाप्टेशन। ठीक है। ये जो स्पेशल फीचर्स हैं दैट इनेबल्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडाप्टेशंस। ठीक है। तो किसी भी रीजन में, किसी भी जगह पर सरवाइव करने के लिए, ठीक है, सरवाइव करने के लिए आपको उस रीजन में अडाप्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होना बहुत जरूरी है ना। समझ आया यहाँ तक एडाप्टेशन क्या होता है? तो वही स्पेशल फीचर्स जो ये किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को, या किसी भी जानवर को, या किसी भी पौधे को किसी भी रीजन में रहने के लिए कैपेबल बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडाप्टेशन। ऐसा समझिए कि हम लोग जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस होते ही हमारी स्किन बर्न होने लगता है। ठीक। ऐसे ही हम बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं बर्दाश्त कर पाते। ठीक है। चाल जहाँ 10-11 डिग्री के नीचे तापमान गया हम वहाँ सिकुड़ने लगते हैं। पर कुछ लोग जो रशिया वगैरह में रहते हैं, है ना, कोल्ड रीजन में जो वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं, उनके लिए 10-12 डिग्री का जो तापमान है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उस तापमान में हमेशा से रहे हैं और उनको इसकी आदत हो गई। तो मेन चीज़ वो है कि आदत। जब आप किसी रीजन में रहते हैं ना तो आपको वहाँ पे रहने की हैबिट हो जाती है, और ये हैबिट में कुछ खास चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं। कुछ खास चीज़ें, आप कुछ खास खासियत, एक अलग खासियत आपके अंदर आती है जिसकी वजह से आप वहाँ पे जिंदा रहने के लिए सक्षम हो जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं एडाप्टेशन, कि आपने उस कंडीशन में अडाप्ट कर लिया है। अगर बात करें तो जो सेप हैं देवदार के वृक्षों के, हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन्स, ये सब एडाप्टेशन है ना। ये नुकीले पौधे, क्योंकि अगर बर्फ पड़ेगी तो यहाँ से हटाना है इनको, बर्फ पिघल के हट जानी चाहिए, है ना। रोडोडेंड्रॉन्स जो छोटी हाइट मिलती है, वो इसलिए मिलती है कि तेज हवाएं चलें तो ये उखड़ के ना जाएं। तो ये सब क्या है, ये सब अगर पाई जा रही हैं किसी एक खास रीजन में, एक खास वजह से पाई जा रही हैं, क्यों? क्योंकि ये इनेबल करती हैं, ये एबल बनाती हैं, ये उनको कैपेबल बनाती हैं ताकि वो उस रीजन में सरवाइव कर सकें। ठीक है। माउंटेनियस जो रीजन है उसमें सरवाइव करने के लिए ये चीज़ें उनके अंदर डेवलप हुई हैं, और इनको हम बोलते हैं एडाप्टेशंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एडाप्टेशंस। ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं हैबिटेट। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर बात करेंगे सी टर्टल, है ना, समुद्री जो कछुए हैं, उनका घर क्या है? तो उनका घर है, अगर आपसे पूछेंगे तो बताएंगे समुद्र है भैया। अगर मैं पूछूं कि रेगिस्तान कैमल कहाँ रहता है, तो कैमल आप बोलेंगे कि हॉट या कोल्ड डेजर्ट में, भी हम दोनों पढ़ चुके हैं। अगर मैं पूछूं कि रोडोडेंड्रॉन्स के हमको बताओ कि कहाँ पे रहते हैं, तो ये बताएंगे माउंटेन्स है। ऐसे ही पूछो कि इंसान कहाँ रहता है, तो इंसान घरों में रहता है, अलग अलग जगहों पे रहता है। ठीक है। तो जहाँ भी कोई जानवर या इंसान रहता है उसको हम बोलते हैं उसका हैबिटेट है ये। क्या है? हैबिटेट है। तो क्या हैबिटेट अगर कोई पूछेगा तो द प्लेस वेयर द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। समझ आया? जो भी हैबिटेट होता है किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स का, वो उनको क्या क्या प्रोवाइड करता है? तो भाई खाना। अपना एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, आप जहाँ रह रहे हैं खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है, घर मिल रहा है, और जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं आपको जिंदा रहने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट, है ना। आपके एरिया में भी, हम लोग के एरिया में भी कई तरह के जानवर और कई तरह के लोग, है ना, वैरायटी लोगों में भी होती है। सबकी जीन, सबकी जेनेटिक्स अलग अलग, है ना। और रीजन टू रीजन इंसान की फितरत और इंसान के जो उसका स्किन टोन, उसका नेचर, ये सब सारी चीज़ें बदलती हैं, उनका बोलने का तरीका, ठीक है, ये सब चीज़ें बदलती हैं। तो एक रीजन में हो सकता है कि सेम हैबिटेट हो सकते हैं अलग अलग प्लांट्स के, अलग अलग एनिमल्स के। तो हैबिटेट जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है
किसी भी रीजन की बायोडायवर्सिटी को शेप करने में। ठीक है, जैसा है एलिमेंट, जैसा हैबिटेट होगा वैसा एडाप्टेशन होगा, वैसे ही बायोडायवर्सिटी बनेगी। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर बायोडायवर्सिटी का खत्म हो जाता है। एक काम करते हैं, जरा इसको रिवाइज कर लेते हैं। बायोडायवर्सिटी में हमने सबसे पहले डाइवर्सिटी पढ़ा। डाइवर्सिटी में हमने देखा कि अलग अलग तरह के पौधे, अलग अलग जीव हमारे रीजन में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। फिर हमने प्लांट्स की ग्रुपिंग शुरू की, स्टेम के हिसाब से किया, हाइट के हिसाब से किया, वेनेशन के हिसाब से किया, रूट्स के हिसाब से किया, सीड्स के हिसाब से किया, मोनोकॉट डाइकॉट हमने पढ़ा। डाइकॉट के पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है और टैप रूट सिस्टम होता है। मोनोकॉट के पास पैरेलल वेनेशन होता है और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। ऐसे ही हमने एनिमल्स को बांटा। एनिमल्स में भी हमने देखा कि रीजन टू रीजन इनकी बायोडाइवर्सिटी चेंज होती है। साइलेंट वैली मूवमेंट हमने पढ़ा। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो फिर से वीडियो देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। कैमल, ठीक है, हमने दोनों को देखा कि रीजन कैसे बदले, है ना। डेजर्ट वाले, हॉट डेजर्ट वाले जो कैमल होते हैं और कोल्ड डेजर्ट वाले कैमल्स कैसे अलग अलग जगह की वजह से अलग अलग फीचर्स उनके अंदर डेवलप होते हैं। ऐसे ही हमने रोडोडेंड्रॉन्स के बारे में पढ़ा कि अलग अलग जगहों पर होने की वजह से उनमें भी अलग अलग खासियत आती है। और जो ये अलग अलग खासियत आती है जो उनको जीने में, किसी जगह पर जीने में हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं एडाप्टेशन। ठीक है। फिर जहाँ एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं, उनकी जहाँ पे भी वो रहते हैं उन जगह को बोलते हैं उनका हैबिटेट है ये। हैबिटेट उनको खाना देता है, हैबिटेट उनको पानी प्रोवाइड कराता है, हैबिटेट उनको हवा देता है शुद्ध सांस लेने के लिए, हैबिटेट उनको जगह देता है रहने के लिए। और जो भी चीज़ उनको रिक्वायरमेंट है जीने के लिए, वो सब हैबिटेट उनको प्रोवाइड करता है। कई तरह के जानवर और कई तरह के प्लांट्स एक हैबिटेट में रह सकते हैं। ठीक है। तो हैबिटेट एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रीजन की बायोडाइवर्सिटी को शेप करने में। समझ आया? अगर समझ में आ गया तो भैया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मंडे है, सैटरडे को आपको ओल्ड एनसीईआरटी का एक चैप्टर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड फॉर द पीडीएफ, वेरी इंपॉर्टेंट। पीडीएफ के लिए आपको चले जाना है टेलीग्राम पे, वहां सर्च करना है ECB इन्फानाइट, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया? ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अ लॉट ऑफ सपोर्ट। ठीक है गाइस, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए फ्री में मैं आपको इतने वैल्यूएबल कंटेंट दे दूंगा, है ना, किसी भी कोचिंग में जाने की और किसी को भी पैसे देने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। मैं अगर बैचेस लाऊंगा भी कभी भी भविष्य में, अगर मान लीजिए कि मेरे बैचेस आते हैं, ठीक है, तो वो इतनी मिनिमम फीस पे होंगे कि अभी आप तक जितने लोगों को जानते होंगे ना, लगभग सबके नाम आप भूल जाएंगे। क्योंकि इतनी कम फीस में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इतने कम फीस में मैं आपको सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। भाई मेरी मेहनत लगे लगे आपको मिलना चाहिए, और इसके लिए मैं अपना 100% दे के रहूँगा। ठीक है। हर लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ कि सारी की सारी जानकारी, एक भी जानकारी आपसे छूटे ना। इसलिए जो भी स्लाइड्स मैंने ली हैं, जो भी इमेजेस ली हैं, ज़्यादातर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इमेजेस एनसीईआरटी के पीडीएफ से निकाली गई इमेजेस हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एनसीईआरटी की इस पूरी सीरीज में। आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।